अब जो सेकंड पार्ट है जिसके मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद भी एक साथ क्यों होते हैं। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन चैप्टर 29 एस.सी. ओराम बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गोल्ड न्यूक्लियस है जिसका रेडियस 6.9 फर्मी है और उसके अंदर दो प्रोटॉन्स जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे उनके बीच में हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो रिपल्शन के बावजूद भी न्यूक्लियस के अंदर क्यों हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो वो हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या हुआ है कि अपने पास में एक न्यूक्लियस है गोल्ड का। अगर मैं गोल्ड का न्यूक्लियस बनाऊं, ऐसा कुछ न्यूक्लियस है और उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो दो प्रोटॉन जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं उनके बीच में फोर्स निकालना। तो मैं मान लिया एक प्रोटॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है, तो जैसे सर्कुलर स्फेरिकल शेप मान लिया। ठीक है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अच्छा, आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 6.9 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है, तो और चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन के ऊपर? चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो प्लस ई के बराबर होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम फोर्स जो इनके बीच में लगेगा उसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? कूलाम्स लॉ लगा देते हैं। तो फोर्स जो होगा वो फोर्स होगा उनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एफ इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वो आएगा के टाइम्स क्यूपी इंटू क्यूपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड निकल के आएगी। वैल्यूज को पुट करें तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यूपी कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि दो बार क्यूपी है तो उसको स्क्वायर लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस डायमीटर में कितना हो जाएगा? 2r के बराबर। तो इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको अगर सॉल्व करना है तो ये सॉल्व होके इतना आ जाएगा 9 इंटू 1.6 होल स्क्वायर इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻38 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 13। 2 इंटू 6.9 इज 13.8 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो ऊपर के 10 और नीचे के 10 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, डिवाइड बाई दिस इज स्क्वायर 13.8 होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी, ये पूरी चीज अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए हो जाएगा 1.2 न्यूटन का। सो जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन्स के ऊपर वो 1.2 न्यूटन है। हमें फोर्स ये बहुत कम लग रहा है, लेकिन हमें समझना होगा उनका मास भी बहुत कम होता है। उनका मास जो होता है 10⁻⁻28 के ऑर्डर का होता है केजी में, तो उन पर उतना ही एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, एक न्यूटन फोर्स भी स्मॉल पार्टिकल पे बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो ये हमारा आ गया फोर्स। मैं अगर लिखूं तो न्यूमेरिकल जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो 1.2 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है जिसके मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये है कि वो प्रोटॉन रिपेल हो रहे हैं फिर भी न्यूक्लियस से भागते क्यों नहीं? मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास में एक प्रोटॉन होता है, मींस प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वो रिपेल करके भाग क्यों नहीं जाते? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन प्रोटॉन। अगर मैं ऐसे बना दूं और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बना दूं, तो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन बनाता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। अब समझो ये जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर के, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को, जो कि अपना न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, क्या बोल देते हैं इनको? इनका नाम दिया गया है कंबाइंडली, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। आई गेस स्पेलिंग सही लिख रहा हूं मैं, अगर गलती होगी तो प्लीज कमेंट में लिख के बताओ करेक्ट स्पेलिंग क्या है। न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होता है, अगर मैं सिर्फ प्रोटॉन बनाऊं तो प्रोटॉन सिर्फ जो होता है वो एक ऐसा, उसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो सिर्फ एक स्फीयर जैसा है। ठीक है, वो एक स्फीयर जैसा नहीं है। उसके अंदर में
कुछ क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्वार्क होते हैं। तो मैं क्वार्क बनाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रोटॉन में कुछ क्वार्क होते हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग टाइप की चीजें होती हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग टाइप की चीजें होती हैं। 3 क्वार्क होते हैं एक प्रोटॉन में, ठीक है। और बहुत सारे ग्लूऑन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूऑन्स। तो मैं ग्लूऑन्स बनाता हूं। तो जब ये प्रोटॉन, सिमिलरली न्यूट्रॉन के अंदर भी होता है। अब ये प्रोटॉन और प्रोटॉन, ये क्वार्क्स को ये ग्लूऑन जो हैं, जो येलो डॉट्स हैं, वो होल्ड करके रखते हैं। ग्लूऑन मतलब कहां से वर्ड आया? ग्लू से, ठीक है। उनको होल्ड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ग्लू जैसा क्वार्क्स को। तो अब जब दूसरा कोई प्रोटॉन आता है, तो अगर कोई दूसरा प्रोटॉन है बगल में, मान लो मेरे पास एक दूसरा प्रोटॉन है, तो वो क्या करते हैं, ये ग्लूऑन्स इधर से उधर जाते रहते हैं। एक ऐसा नहीं कि भगवान ने एक स्फेयर बनाया, उसके अंदर कुछ ग्लूऑन भर दिया और कुछ क्वार्क्स भर दिया, उसको सील कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये ग्लूऑन्स प्रेजेंट रहते हैं और यहां से वहां क्लाउड जैसा जाते रहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, इन स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स को नहीं, इन क्वार्क्स को होल्ड करके रखते हैं। अब जब ये बहुत पास होते हैं, कितना पास, 10⁻⁻15 के ऑर्डर की नजदीकी जब होती है, तब ये ग्लूऑन्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स आता है प्रोटॉन्स के बीच में। तो ये रिपेल तो कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक मींस दो प्रोटॉन के बीच में बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी। कैसी कैसी फोर्सेस लगेंगी, इनके बीच में हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। लिख लेता हूं मैं क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, जितना मुझे समझ है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं लिख देता हूं। बाकी साइंटिस्ट लोग तो अभी भी रिसर्च कर ही रहे हैं इनके ऊपर। तो इनको फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। और क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से रिपल्शन लग रहा है। तो रिपल्शन बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर इस एरो से दिखा रहा हूं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत बड़े एरो से मुझे दिखाना चाहिए। तो इसको मैं बोला इलेक्ट्रिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। मगर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है, ये ग्लूऑन्स के एक्सचेंज की वजह से होता है। तो ये एफ ग्रेविटी तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच उनका मास जो है वो बहुत लेस है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। और इसको अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो है, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्शन है किसी दो प्रोटॉन के बीच में, जब वो बहुत पास होते हैं तो ज्यादा तो होता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए इनके बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी आ जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, जो कि उसको बैलेंस कर देता है। तो बेसिकली इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है और ये न्यूक्लियस में स्टेबल रहते हैं। अच्छा, कब तक स्टेबल रहेंगे? हमेशा स्टेबल रहेंगे? नहीं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ये ग्लूऑन इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकते, तो फिर ये चीज घटती जाती है, ठीक है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है इस तरीके का नहीं रहता, ये सेम चीज नहीं रहता। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में, वो वर्क करता है जब उनके बीच में डिस्टेंस जो है एंगस्ट्रॉम से भी कम हो, ठीक है, 10⁻⁻10 से भी कम हो, मतलब बहुत कम हो, तब जाके इनके बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करता है और उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो ये फोर्सेस डिफरेंट तरीके से ऐड करते हैं और न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होने लग जाता है, वो ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है। तो ये था फंडा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद भी एक साथ क्यों होते हैं। और ऐसे ही सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन चलता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में बनता रहता है। तो बहुत सारी डायनामिक चीजें होती रहती हैं, जिसपे अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो उस पर मैं तो क्या, मतलब कोई साइंटिस्ट ही कमेंट करेगा, मैं नहीं कमेंट कर सकता। तो इतना मुझे पता था जो मैंने बता दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछो।